नमस्कार। मैंने कल आपको सहारनपुर में एसएसपी के रूप में अपनी तैनाती के दरमियान जो दो बड़ी घटनाएं हुई थीं, एक कांवड़, ये घटना तो नहीं, बड़ा इवेंट था ये। पूरा 20 दिन का जो इवेंट होता है, लगभग 1 महीने तैयारी और ख़त्म होने के बीच में, और जिस दिन ख़त्म हो रहा था उस दिन जो वहाँ पर सांप्रदायिक बवाल हुआ था उसके बारे में बताया। इन दोनों इवेंट्स ने काफ़ी समय ले लिया मेरे उस तैनाती के दरमियान। क्राइम पर भी काम हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ। वहाँ पर हत्याओं का जोर रहता है, हत्या ज़्यादातर नामजद होती हैं, और वही तीनों कारणों में जो मैंने जर जोरू ज़मीन के पीछे वहाँ हत्याएं होती हैं। बहुत कम ऐसे केसेस आए जिसमें अज्ञात हत्याएं थीं और उसमें हम लोगों को लग के उसके कारण और उसके अभियुक्तों का पता लगाना पड़ा। तो इस तरह की हत्याएं सामान्य थीं। हत्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी जिसका जिक्र किया जाना यहाँ ज़रूरी हो। आज मैं आपको एक और जो घटना तो छोटी थी लेकिन इम्पैक्ट डालने वाली थी उसका जिक्र करूँगा। फिर अपनी नेक्स्ट पोस्टिंग जो मेरी गोंडा एसपी गोंडा के रूप में यहाँ से हुई थी उसके बारे में, वहाँ से कुछ दो एक जो क्राइम की घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा। 17 दिसंबर 2014 को थाना गागलहेड़ी है, बिल्कुल शहर से सटा हुआ है, बड़ा थाना है। वहाँ पर इंस्पेक्टर ने बताया कि साहब एक फ़र्जी मार्कशीट बनाने का गिरोह पकड़ा गया है। कोई नई बात नहीं है, इस तरह के तमाम और पहले घटनाएं हुई हैं, लोग पकड़े गए हैं, बंद हुए हैं। उसमें एक संदीप सैनी है जो पकड़ा गया। वहाँ पर एक गांव है इटावा, वहाँ का रहने वाला था। कस्बा गागलहेड़ी के सियाराम इंटर कॉलेज के पास सैनी कंप्यूटर सेंटर चलाता था, वहाँ पर ये पकड़ा गया। उसके पास बहुत ढेर सारे ओरिजिनल और फर्जी मार्कशीट अलग अलग बोर्ड्स के मिले। यूपी बोर्ड के सबसे ज़्यादा थे, लेकिन हरियाणा के बोर्ड के, एजुकेशन बोर्ड के, राजस्थान के एजुकेशन बोर्ड के, उत्तरांचल के एजुकेशन बोर्ड के कुछ ओरिजिनल और कुछ बनी हुई मार्कशीट मिली। उसी से पूछा गया, पूछताछ की मैं भी गया पूछताछ में, कि सुना था मैंने लेकिन इस तरह, और पकड़े भी गए थे गैंग, आसपास अखबारों में पढ़ता था, तो मैंने कौतूहलवश उससे पूछना ज़रूरी समझा कि कैसे इसको किया जाता है। तो उसने बताया कि साहब पहले कंप्यूटर की उतनी सुविधा नहीं थी, जब से लैपटॉप आए हैं और ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स मिलने लगे हैं तब से ये बहुत आसान हो गया है। उसके पास एक स्कैनर, एक लैपटॉप, लेमिनेशन मशीन और प्रिंटर, नेचुरल कलर्स किसी विदेशी कंपनी के थे प्रिंटर में वो लगाने के लिए, उसकी अलग अलग शीशियाँ, अलग अलग कलर के थे, वो कई कलर्स के थे जिसको कंप्यूटर में वो अटैच करता था, प्रिंटर में अटैच करता था, और ओरिजिनल कलर की प्रिंट बाहर निकल आती है। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। उसने कहा कि साहब हमें, जैसे किसी ने बताया कि साहब हमारे नंबर कम हैं और उसमें 50% से अधिक वालों को बुलाया गया है किसी नौकरी में या किसी एडमिशन में, किसी एडमिशन में 70% से अधिक के लोगों को एडमिशन देने की बात है, तो अपनी मार्कशीट लाता है और उसमें उसको अपने नंबर 70% से अधिक दिखाने हैं। तो उसमें उसके लिए बहुत आसान होता था, क्योंकि उसमें रोल नंबर वही होता था, प्रार्थी का नाम वही होता था और उसके फादर का नाम वही होता था, जन्म तिथि और वही होती थी। सिर्फ नंबर्स को चेंज करना है और उसके बाद जो ग्रैंड टोटल है उसको चेंज करना है। कागज़ वैसा ही होना चाहिए जैसा ओरिजिनल था। उसके पास हर तरह की कागज़ की रिम थी। एक जो थोड़ा सा चमकीली सरफेस की होती है रिम, जो पेपर होता है। दूसरा जो कुछ खुरदरे का होता है। तीसरा कुछ उसकी जो मोटाई डेफिनिट होती है सर्टिफिकेट और मार्कशीट की, वो उसके पास थे। उसने कहा साहब हम स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करके हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बताया, मुझे याद नहीं है कौन सा सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर में हम स्कैन की हुई कॉपी को डाल देते हैं।
फिर उसमें वो लेटर साइज़ जो उसके ओरिजिनल हैं वो उसको रीड कर लेता है कि ये उसका लेटर साइज़ है। एक तो वो प्रिंटेड लेटर साइज़ है जो उस छपे छपाए मार्कशीट का या छपे छपाए सर्टिफिकेट का है। एक जो उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम की एंट्री की जाती है या नंबर की एंट्री की जाती है, वो साइज़ होता है। वो साइज़ पढ़ लेता है, पढ़ के उसको सेव कर लेते हैं। फिर उसी में उसको डिलीट कर देते हैं उस सॉफ्ट कॉपी में जो उसने सॉफ्टवेयर से स्कैन करके तैयार की है। उसमें वो नंबर्स डिलीट करके नंबर नए नंबर उसमें चढ़ा के उसके ग्रैंड टोटल को देख के और प्रिंट करके बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही जैसा उसका था वो नए नंबर के साथ वो मार्कशीट निकाल दी उसने। और उस मार्कशीट का दाम तो उस समय 2013 में 14 में उसका दाम उसने 1000 रुपये रखा था, जो नंबर चेंज करके उसके परसेंटेज को बढ़ाने वाला था। उसके बाद दूसरा, जैसे कोई पास ही नहीं हुआ, पुराना सिक्योरिटी गार्ड्स जो भर्ती होते थे उस समय बैंक्स में, या सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज जब भर्ती करती थी तो बर्थ के सर्टिफिकेट के लिए हाई स्कूल उन्होंने कंपलसरी कर रखा था या इंटरमीडिएट कंपलसरी कर रखा था, और उसमें उसके सर्टिफिकेट की मांग करते थे जो उनके एम्प्लॉयर थे, जो सिक्योरिटी एजेंसी के जो संचालक हुआ करते थे। अब वो आदमी, उसके पास लाइसेंसी DBBL या SBBL तो थी जो गार्ड के होने के लिए आवश्यक है, लेकिन वो हाई स्कूल पास नहीं है या इंटर पास नहीं है। तो नौकरी पाने की लालच में वो उससे संपर्क करता था। किसी के थ्रू तमाम दलाल घूमते रहते हैं कि साहब हमें अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाता तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड की हमारी नौकरी पक्की हो जाती, लग जाती, मेरी बात हो चुकी है। तो ये जो ओरिजिनल उसके पास रहते थे कि यूपी बोर्ड से दिखाना है कि डिफरेंट किसी बोर्ड से दिखाना है, ओरिजिनल सब वो सॉफ्टवेयर से स्कैन करके कंप्यूटर में उसने रखे थे। 10 बोर्ड के मार्कशीट और सर्टिफिकेट उसके पास थे। बहुत से और इंस्टीट्यूशंस के उसके पास थे, MA, MSc, BA, BSc, हाई स्कूल, इंटर, सारे तरह के मार्कशीट, जो ओरिजिनल मार्कशीट जिसके नंबरों में या नए नाम पता डालने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो सब उसके पास सॉफ्टवेयर में उपस्थित थे। उसमें वो थोड़े ज़्यादा पैसे लेता था, 1000 से ऊपर 1500 2000 रुपये ले लिया, और उसका नाम उसी तरह सॉफ्टवेयर में उसके लेटर्स की साइज़ ढूंढ के और नाम उसका भर दिया, फादर्स नेम भर दिया। उसका ये कहना है कि साहब आप जो देंगे हम वही भरेंगे। पहले उसका कहना था, ये लोग कह देते थे कि भाई एक हमारी मार्कशीट ऐसे ऐसे बना देना, और कहीं कोई गलती हो गई या उसकी वजह से पकड़ गई गलती की वजह से, तो फिर जो बनवा के ले जाता था वो नाराज़ होता था कि तुमने गलत बना दिया। तो उससे स्पष्ट कह देते हैं कि आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो लिख के दीजिए। तो वो लिख के देता था कि भाई इसमें इस नाम का एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट इस सन का चाहिए मुझे। अगर उसने सन नहीं लिखा है तो वो पूछ लेते हैं कि भाई आप जोड़ घटा के जिससे पूछना हो पूछ के बताइए, मैं अपने से इसको जोड़ूंगा घटाऊंगा नहीं। तो उसके थोड़ा पैसे वो ज़्यादा लेता था। और एक सर्टिफिकेट उसने हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का इस तरह से निकाला जिसमें जो वो पास ही नहीं है उसमें उसका नाम डाल दिया, जो पहले से सर्टिफिकेट है वही रोल नंबर पड़ा होगा। यानी जब आप जांच करने जाएंगे या जांच इसकी कोई करेगा तो उस रोल नंबर पे कोई दूसरा लड़का होगा और पास होगा या फेल होगा, उसका अलग नाम होगा, अलग पता होगा, अलग फादर्स नेम होगा। तो ये इस तरह से ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। ये लगभग समाप्ति की ओर था इस तरह के फर्जीवाड़े, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन का उस समय उतना जोर नहीं था जितना ये 2015 के बाद और अब 2020 तक ये कंप्यूटराइजेशन का इतना जोर हुआ। पहले हम लोगों के समय में जब पढ़ाई होती थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या यूपी बोर्ड के जो मार्कशीट हम लोगों को मिलती थी वो हैंड रिटन मार्क्स होते थे, और कंपटीशन के लिए जब आपको मार्कशीट लगानी होती थी तो खाली ब्लैंक प्रिंटेड मार्कशीट यूपी बोर्ड की, हाई स्कूल की, इंटर की, वो बाहर दुकानों पे मिल जाती थी यूनिवर्सिटी रोड पे। आप उसको ख़रीद के ले आएँ, उसमें अपने हाथ से भर लें सब कुछ, और फिर वो किसी गस्टेड अफसर से अटेस्ट कराएं। गस्टेड अफसर से अटेस्ट कराने के लिए आपको उसके पास जाना होगा, किसी के रेफरेंस से जाना होगा,
और अब जब तक आपको वो पहचान नहीं पाएगा और जब तक आप ओरिजिनल उसके सामने नहीं रखेंगे वो कभी अटेस्ट नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी थी, बड़ी टायरसम थी। गांव देहात के जो लोग आते थे, हॉस्टल्स में रहते थे, उनको किसी गस्टेड अफसर से मिलना और फिर उनसे बात करना, उनसे समय लेना, अपनी ओरिजिनल दिखाना और फिर उसको अटेस्ट करना, ये बड़ा कठिन कठिन काम था। तो उसकी भी तोड़ भाई लोगों ने निकाल ली। उन्होंने गस्टेड अफसर्स जो जिनके सिग्नेचर या जिनके पदनाम, खासकर प्रधानाचार्य लोगों के, प्रधानाचार्य भी अधिकृत थे उस समय हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट को अटेस्ट करने के लिए, तो वो फर्जी मोहर बन गई, फर्जी सिग्नेचर बन गया, फर्जी डेट बन गई और फर्जी कुछ तो बिल्कुल सही होते थे। टाइम जो खर्च हो रहा है उससे बचने के लिए उन लोगों से संपर्क करते थे कि भाई हमारी 4 मार्कशीट है, अटेस्ट करा दीजिए, तो वो अटेस्ट कर देते थे, उसका पैसा लेते थे। जिनको फर्जी बनानी होती थी तो वो फर्जी मार्कशीट नहीं बनाते थे, वो फर्जी अटेस्टेड कॉपी बना के अपना काम चला लेते थे। अगर फिर मार्कशीट की कभी ज़रूरत पड़ती थी तो उसके लिए दूसरा जुगाड़ करते थे। ये बहुत दिनों तक चलता रहा और उस समय इसके बहुत से लोग पकड़े गए जिन्होंने इस तरह से फर्जी मार्कशीट लगा के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। बोर्ड्स भी पहले ऑनलाइन नहीं थे। अब तो आप अगर आपसे फॉर्म फिलअप कराया जाता है तो आपसे फॉर्म में ही लिखवा लेते हैं कि ये फला फला है और अटेस्टेड कॉपी की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, आप सेल्फ अटेस्ट करके भेजिए। अगर आपने उसमें कोई फ्रॉड किया है, उसमें कोई गलती की है तो आप उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। दूसरा, फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन के समय में आपने जो भी अपने बारे में जो कुछ भी बताया है उसमें जो रोल नंबर है, आजकल वो जो चेकिंग करने का या जो कागज़ों की को वेरीफाई करने का जो सेक्शन होता है हर डिपार्टमेंट में, वो ऑनलाइन जाके उसको वेरीफाई कर लेता है या संबंधित बोर्ड को मेल भेज देता है और वहाँ भी उसकी रिप्लाई के लिए तुरंत रिप्लाई उसका तुरंत 2-1 दिन में आ जाता था। पहले सही का पता लगाने का कोई साधन नहीं था। मैं यूपी बोर्ड की जहाँ तक बात करूँ, उसके 2 ऑफिस थे, एक इलाहाबाद में, एक मेरठ में। अगर किसी और शिकायत, देखिए शिकायत इस तरह की जो पड़ोसी होते हैं, जैसे कोई पुलिस में भर्ती हो गया, आर्मी में भर्ती हो गया, आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 20 साल पहले की, और पड़ोसी को पता है कि ये इंटरमीडिएट के बाद पढ़ा नहीं है या ये बीए नहीं किया हुआ है और जो उसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो बीए की है, और पता लगा साहब वो भर्ती होके आ गया, वर्दी वर्दी पहन के आ गया, तो जो ईर्ष्या रखने वाले लोग, दुश्मनी मानने वाले लोग हैं, वो संबंधित डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि साहब ये तो फला फला का लड़का है और इस तरह से पढ़ता था, इसने तो इंटरमीडिएट ही पास नहीं किया, ये बीए की जबकि इसमें डिग्री लगती है, कृपया इसके रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं। तो संबंधित डिपार्टमेंट ये पुलिस को भेजता था, पुलिस से एक आईओ संबंधित बोर्ड में जाता था, घंटों वहाँ चक्कर लगाता था और फिर एक एप्लीकेशन दे के आता था। जो वहाँ बाबू होते थे वो कहते थे कि भाई आप 1 हफ्ते बाद आइए क्योंकि ये पुराना रिकॉर्ड है, पुराने रजिस्टर से देखना पड़ेगा। लाखों लाख लड़के बैठते हैं और उसमें पुराना रजिस्टर निकालना और उसको देखना बहुत कठिन काम है और फिर वो उसका जवाब उनको कई कई सालों तक नहीं मिलता था, तब तक अपना कुछ ना कुछ इंतज़ाम वो कर लेता था। बोर्ड के संबंधित बाबू से संपर्क करके या तो उसको सही करा लेता था या उससे ये तय कर लेता था कि ये इसका जवाब कभी नहीं भेजा जाए, ये बता दिया जाए साहब आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन जो आईओ की थी, जो सब इंस्पेक्टर की थी, वो गायब हो गई है, फिर से दीजिए, हम फिर से देखेंगे। तो बहरहाल इस प्रोसेस में ये पता करना कि क्या सही था क्या गलत था, बहुत टाइम लगता था। ये उस तरह की भर्तियों में होता था जहां मास यानी बड़े पैमाने पे भर्तियां होती थी, जैसे पुलिस की भर्ती, शिक्षा मित्र या शिक्षकों की भर्ती जो 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार निकलते थे, लेखपालों की भर्ती, इन सब में इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र लगा के नौकरी में लोग चले जाते थे। शिकायत होने पर उनका पता लगता था। शायद इसी सब को देखते हुए इस तरह की परीक्षाओं में बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया गया और ये पिछले 6-7 साल, 8 साल या 10 साल मैक्सिमम के का ये प्रोसेस है। अब इस तरह के फर्जी रिकॉर्ड सबमिट करने की जो घटनाएं हैं वो बहुत कम हो गई हैं। जैसे अगर कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा है तो जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है, एग्ज़ाम दे रहा है, उसका थंब इम्प्रेशन यानी उसके अंगूठे का निशान वो उस पर ले लेते हैं टैब पर
और जो उन्होंने फॉर्म में भरते समय अपना अंगूठे का निशान दिया है, वो तुरंत सॉफ्टवेयर मैच करके बता देता है कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको मार्क कर देते हैं कि ये मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद आप जब फिज़िकल के लिए जाएंगे तो फिर एक बार मिलान उसका किया जाएगा। और इस बीच में आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं उसकी स्क्रीनिंग संबंधित बोर्ड से, जो ऑनलाइन उनके पास साधन है, उससे वो वेरीफाई कर लेते हैं। जो वेरीफाई नहीं हो पाते हैं उसको मेल से भेज के संबंधित बोर्ड से उसको वेरीफाई करा लेते हैं। अब वो एक तो प्रोसेस बहुत शॉर्ट हो गया और ये फ्लॉलेस हो गया, कंप्यूटर बेस्ड हो गया, डिजिटलाइज हो गया, जिसकी वजह से अब इन फर्जी मार्कशीटों की और इनकी बहुत आवश्यकता नहीं है। अब ये फर्जीफिकेशन सिर्फ प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने के लिए, छोटे लेवल पर नौकरी करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये बहुत बड़े पैमाने पर जैसे पहले हुआ करती थी वो अब नहीं होती है। इसका मैं भी इतिहास बताऊं, हम लोग उस समय MSc पास कर चुके थे, शायद रिसर्च कर रहे थे, तो ये डिक्लेयर किया गया, ये बात होगी 85 से 90 के बीच में, ये बात होगी, ये डिक्लेयर किया गया कि रेलवे के रिजर्वेशन को कंप्यूटराइज किया जाएगा। उस ज़माने के जो लोग हों या जिनको जानकारी हो, इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ हर रेलवे स्टेशन पर, और हर के साथ एक कंप्यूटर 50 आदमियों का काम कर लेता है, और अगर रिजर्वेशन का काम कंप्यूटर पर शुरू हो गया तो ये 50 लोग जो रेलवेज़ में हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, बेरोज़गारी बहुत बड़े पैमाने पर आ जाएगी, बेरोज़गारी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन तमाम विरोध के बाद भी दिल्ली में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर बड़ा भारी एक हॉल बना जिसमें रिजर्वेशन कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। इतना उसका हल्ला हुआ, इतना उसकी फ़ोटोग्राफ और उसके बारे में छपी कि हम लोगों के अंदर भी ये उत्कंठा हुई कि हम लोग चल के देखें कि कंप्यूटर से रिजर्वेशन कैसे संभव है। इतनी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं और एक आदमी का नाम और फिर उसका उस गाड़ी में स्लीपर क्लास में है कि AC में है, कैसे रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है, कैसे होता है। क्योंकि पहले तो आप जाइए, एक फॉर्म मिलता है, लाइन लगाइए, लाइन लगाने के बाद एक हार्ड सा टिकट होता है, टिकट वो आपको उसमें एक खट बोलने वाली एक मशीन होती है, उसमें डाल देगा, उसमें डेट आ जाएगी और वो हार्ड गत्ते का टिकट वो आपको वापस दे देगा और कह देगा कि साहब आपका फला ये रिजर्वेशन इस गाड़ी में हो पाया, बाकी में जगह नहीं है, या कुछ इस तरह की बात। सब कुछ मुंजवानी था, मैनुअल था, आपस में बातचीत करने पे था, और टिकट आप लेके घर चले जाते हैं। और जब उस दिन गाड़ी आती है तो गाड़ी के पहले जो रिजर्वेशन की शीट लगती है उसमें आप अपना नाम देख लेते हैं। हम लोग 2-3 लोग किसी काम से, रिसर्च के काम से ही दिल्ली गए, और सारे लोग गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन कैसे होता है। वहाँ से हम लोगों ने बाहर से देखा, भीतर जाने की इच्छा हुई, भीतर जाने का मौका नहीं मिला, जाने नहीं दिया गया। बाहर कुछ लोगों से पूछा तो लेकिन सब वही दबी जुबान में ये कहते रहे, अरे साहब टाइम तो कम लगा लेकिन बहुत बेरोज़गारी इससे बढ़ेगी, और अभी तो रेलवे का हुआ है। वो पहला कंप्यूटराइजेशन था जो मुझे याद है। उसके बाद तो तमाम धीरे धीरे आगे बढ़ा, और तो अब तो सब चीज़ें ऑनलाइन हैं। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल से आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, गाड़ी में करा सकते हैं, और आप एरोप्लेन का करा सकते हैं, और जो उसका टिकट आपके मोबाइल पर SMS के रूप में आता है, सिर्फ आप उसको TT को दिखा के आप अपनी यात्रा संपन्न करा सकते हैं। आप उस समय सोचिए जब आपको टिकट लेके दिखाना पड़ता था, आपको उस समय एक छपा हुआ प्रोफार्मा जैसा होता था जिसमें आपका सीट नंबर TT लिख दिया करता था, वो सिर्फ आपके पास होता था। एक हार्ड टिकट होता था, उन दोनों को आप दिखाइए तो दोनों को मिला के वो चार्ट में उसको टिक किया करता था। रिजर्वेशन की बहुत ज़्यादा श्रेणियाँ भी नहीं थी। अब तो आपका जो टिकट निकलेगा उसमें रिजर्वेशन की श्रेणियाँ हैं। मेरे कहने का मतलब, मेरे बताने का मतलब ये है कि अब ये जो मैनुअल मार्कशीट्स, मैनुअल सर्टिफिकेट्स, मैनुअल जो आपके जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उनके बारे में जो आप नौकरी के लिए सबमिट करते थे, अब उसकी उतनी आवश्यकता नहीं रह गई है। इसीलिए ये फर्जीफिकेशन के काम में या इस तरह की रिपोर्ट्स में या इस तरह की जो शिकायतें हैं वो बहुत कम हो गई हैं।
आर्मी के रिक्रूटमेंट में भी कमोबेश यही चीज़ हो गई है, सब चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई। पुलिस में, खासकर यूपी पुलिस में तो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है, और अब इसमें गलती की संभावना 1 या 2% अगर होगी तो होगी, बाकी बहुत ज़्यादा गलती की संभावना अब रह नहीं गई है। तो अब वो मेरी जानकारी में उसके बाद फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाने का और कोई मामला उसके बाद की अपनी तैनाती के दरमियान नहीं मिला। ये अभी जो लेटेस्ट मिला वो 2018 में एक बहुत छोटा सा गैंग मेरठ में, जब मैं एसएसपी मेरठ था तब पकड़ा गया था, जो इस तरह के, बट वो उस समय ये मार्कशीट का नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते थे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी को बनवाना है किसी नौकरी के लिए, वो उस तरह का फर्जी तैयार करते थे। लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी मार्कशीट का ये सिलसिला बहुत कम हो गया। ज़रूर होता होगा कहीं प्राइवेट नौकरी के लिए अगर किसी को ज़रूरत है और इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, क्योंकि वो पीढ़ी अब ख़त्म हो गई, उसकी एज निकल गई कि वो नौकरी के लिए अप्लाई करे। अब नई पीढ़ी आ गई, और नई पीढ़ी जो अब इस समय 20-25 साल के होंगे, वो सब डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म के आदी हो गए हैं। उन्हें इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत अब नहीं रह गई है। एक ज़माना था जब ये बहुत बड़े पैमाने पर नकली पासपोर्ट तक लोगों ने बना दिए थे उस समय, क्योंकि उस ज़माने में, क्योंकि जो पासपोर्ट के नंबर की मैचिंग एयरपोर्ट पे होती थी, उसकी प्रोसेस बहुत लंबी थी। वो भेजा जाता था, वो अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से नकली और डुप्लीकेट पासपोर्ट पे बहुत सी लोगों ने, बहुत से अपराधियों ने उस ज़माने में यात्राएं की। आज की तारीख में ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप अपना पासपोर्ट लेके जाइए, जैसे ही आप घुसेंगे वैसे ही आपका पासपोर्ट नंबर टाइप करके आपकी सारी डिटेल कंप्यूटर के स्क्रीन पर होगी। जो डिजिटलाइजेशन का जो फ़ायदा है वो है, हालांकि इसमें भी लोगों ने सेंधमारी कर दी है। इसमें भी तरह तरह के सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं, और फिर लोग अपना, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो उसका काम करते हैं। ये तो हुआ जो हमारी सुविधा के, या जो गलत लोगों के प्रवेश को किसी नौकरी के फील्ड में जाने से जिसने रोका। लेकिन इसके साथ साथ जो साइबर क्राइम है वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में रोज़ रोज़ हो रहा है। जो बहुत यूज़ टू नहीं है मोबाइल फ़ोन के, इंटरनेट के, उनके लिए बहुत समस्या पैदा कर रहा है। मैं अगली कड़ी में आपको जब गोंडा के बारे में बताऊंगा, वहाँ की 2-3 क्राइम की स्टोरी हैं, उसमें इसी तरह की एक बहुत ही साइबर क्राइम के बड़े फ्रॉडलेंट गैंग का पता लगा था, जो आपके एटीएम्स पर काम करता था। हालांकि एटीएम के फ्रॉड को भी बहुत ज़्यादा अब लोग जान गए हैं, बहुप्रचारित हो गया है। तमाम ढेर सारी खबरें लगभग रोज़ टीवी पर दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो पुराने ज़माने का फ्रॉड था, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इनका, वो लगभग अब समाप्त हो गया है। ये अंतिम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग हमने वो सहारनपुर में पकड़ा था 17 दिसंबर 2014 को। उसके बाद के दिनों में बहुत लास्ट छोटा सा ये गैंग मेरठ में एक पकड़ा था। अब ये लगभग बंद हो गया है। अब बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम ने उसका स्थान ले लिया है, क्योंकि उस ज़माने में ये बड़ा क्राइम था, उस ज़माने में किसी की नौकरी का सवाल था, तो इसलिए इसका जिक्र करना मैंने ज़रूरी समझा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई क्राइम की एक नई बात के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, नमस्कार।